तो देश में कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। 24 घंटे में 1,52,734 नए मामले आए हैं। देश में 50 दिनों में ये कोरोना के सबसे कम नए केसेस हैं। 24 घंटे में 3,128 संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 2,38,000 लोग ठीक हुए हैं। इस बीच कई शहरों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में आज से फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। यूपी की अगर हम बात करें तो 1 जून यानी कल से उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी राहत मिलेगी, जबकि महाराष्ट्र में 15 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड और बिहार में भी 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो अलग अलग राज्य अपने राज्य की संक्रमण स्थिति को देखकर फैसला ले रहे हैं। हम बात जब दिल्ली की करते हैं तो दिल्ली में आज से फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। यूपी में कल यानी 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी जाएगी। महाराष्ट्र में 15 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उनमें थोड़ी राहत रहेगी। उत्तराखंड और बिहार में 8 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो बिहार में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है और बिहार में बढ़ते कोरोना की वजह से इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड की भी जब हम बात कर रहे हैं तो लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 8 जून तक के लिए उत्तराखंड में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें 1 हफ्ते के लिए यानी 8 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जिसमें बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और आपको यह भी बताते हैं कि देश में कहां पर लॉकडाउन बढ़ा है। हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जहां लॉकडाउन बढ़ा है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। 15 जून तक के लिए यहां पर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। हालांकि आर्थिक गतिविधियां जैसे दुकानें खुलने के टाइम को बढ़ाया गया है, लेकिन 15 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। बात दिल्ली की जब कर रहे हैं तो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम को दोबारा शुरू किया गया है, फैक्ट्रियों के काम को शुरू किया गया है, लेकिन ओवरऑल 7 जून तक के लिए लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। पंजाब में 10 जून तक लॉकडाउन है, हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक लॉकडाउन है, हरियाणा में भी 7 जून तक लॉकडाउन है, पश्चिम बंगाल में 15 जून तक के लिए लॉकडाउन है, राजस्थान में 8 जून तक के लिए लॉकडाउन है, झारखंड में भी 8 जून तक के लिए लॉकडाउन है और बिहार में भी 8 जून तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। 8 जून तक के लिए बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और बात करते हैं दिल्ली की। फिलहाल दिल्ली में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन है, लेकिन आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो दिल्ली के दर्शकों के लिए ये एक अहम खबर, दिल्ली में फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, लेकिन ये सिर्फ फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन के काम को ढील दी गई है। अभी दिल्ली में लॉकडाउन बरकरार है। लॉकडाउन की पहली जो अनलॉक की प्रक्रिया होती है उस ओर दिल्ली ने पहला कदम रखा है और जिसके तहत फैक्ट्रियों में और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम शुरू किया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वैक्सीन लाने का काम केंद्र का है। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन लाने का काम केंद्र का है, यानी दिल्ली में वैक्सीन की कमी के लिए केजरीवाल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। क्या कहा केजरीवाल ने, आपको वो भी सुनाते हैं। जैसे ही अब आएगी कोवैक्सीन तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको सेकेंड डोज वालों को पहले लगाएंगे। राज्य कैसे करेंगे, आप मेरे को एक राज्य बता दीजिए। अब मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने हो गए जब केंद्र सरकार ने कहा था भाई सारे राज्य अपनी अपनी प्रोक्योरमेंट कर लें। 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, सब ने पूरी कोशिश करके देख ली। और मैं कोई एक पार्टी का नहीं ले रहा, सारी पार्टी की सारी सरकारों ने, सब ने कोशिश, सारे राज्यों ने कोशिश करके देख ली। सब ने ग्लोबल टेंडर भी कर लिए, सब ने एक भी राज्य, एक भी वैक्सीन का एक भी टीका अगर अपने स्तर पे लाने में सफल हुआ हो तो मुझे बताओ। तो जाहिर तौर पे राज्य वैक्सीन प्रोक्योर नहीं कर सकते, ये काम सेंटर को करना पड़ेगा। सेंटर प्रोक्योरमेंट करे, दुनिया भर से प्रोक्योरमेंट करे, देश में प्रोडक्शन करे, वो करके हमें दे। हम उसके बाद ना लगाएं तो हमारी जिम्मेदारी है।
हम लगाने की उचित व्यवस्था ना करें तो हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे को लगता है कि प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, प्रोडक्शन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसके बाद टीके बांटे और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है उसको बहुत एफिशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से लगाएं। और ऑक्सीजन पर राजनीति करने वालों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा है कि ऑक्सीजन पर केंद्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यूपी में ऑक्सीजन की कमी से मौत ना के बराबर हुई है। योगी ने यह भी कहा कि जो लोग ऑक्सीजन पर राजनीति करते हैं वो ऑडिट के नाम से भाग जाते हैं, जबकि हमने शुरू से ही ऑक्सीजन का लेखा जोखा दिया है। ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार ने बेहतर काम किया है और देश में पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है। क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी सुनिए। यह स्थिति है, देश के खिलाफ साजिश हो रही थी, देश को बदनाम करने की साजिश हो रही थी। हमें इन षड्यंत्रों को भी इस स्थिति में समझना होगा। फर्स्ट वेव में हमारे सामने चैलेंज था माइग्रेंट लेबर का। उस समय भी हमने देखा कि माइग्रेंट लेबर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई और उन्हें सुरक्षित घरों में पहुंचाएगा। अकेले उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे। एक भी श्रमिक के साथ कोई भी घटना दुर्घटना नहीं होने पाई और सबको फ्री में उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था रेल मंत्रालय ने किया। और उन्हें पहुंचाने के साथ साथ उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए ड्राई राशन उनको उपलब्ध करवाना, ये सभी कार्य, और फिर उनके उपचार, अगर कोई इन्फेक्ट है तो उसका उपचार की व्यवस्था भी केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के संपन्न किया। सेकंड फेज में यानी सेकंड वेव में हमारे सामने ऑक्सीजन की एक समस्या सामने देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की ऑडिट हुई बहुत सारे लोग भाग खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे यहाँ ऑक्सीजन 300 मीट्रिक टन से ही काम चलेगा। जो 800 और 1000 मीट्रिक टन की डिमांड कर रहे थे, उन लोगों ने भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वे ब्लैक करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट शुरू हुई, उत्तर प्रदेश तो पहले दिन से ऑक्सीजन ऑडिट करा रहा था, इसलिए 25 करोड़ की आबादी को 800-900 मीट्रिक टन में सभी आवश्यकताएं पूर्ति कर रहा था। लेकिन जिनकी आबादी 2 करोड़ भी नहीं, वे भी 1000 मीट्रिक टन की मांग कर रहे थे। और जब वही ऑक्सीजन ऑडिट की बात हुई तो वे लोग भाग खड़े हुए और वे भी कहने लगे कि 400-500 मीट्रिक टन में हमारा काम चल जाएगा। और अलग अलग राज्यों में किस तरीके से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, वहां पर इस वक्त क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, बताने के लिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता रूफी जैदी हमारे साथ हैं, मुंबई से जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन हैं और देहरादून से, उत्तराखंड से राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रूफी, आपका रुख करते हैं। दिल्ली में हालांकि लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के पहले फेज में दिल्ली पहुंच चुकी है। फैक्ट्रीज में और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम शुरू हो गया है। आज क्या रिपोर्ट है? अदिति, अगर आज की बात की जाए तो अनलॉक की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हो गई है और उसी कड़ी में सबसे पहले जो छूट दी गई है वो फैक्ट्रियों को छूट दी गई है और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं अब वहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। और आज की जो तस्वीर हमने देखी, ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं वो 50% स्टाफ के साथ अब एक बार फिर से शुरू हो गई हैं, करीब 1.5 महीने बंद रहने के बाद। इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आपको सड़कों पर भी पहले के मुकाबले आज ज़्यादा वाहन नज़र आएंगे, ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं और अब धीरे धीरे दिल्ली जो है वो अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। पिछले 15 दिन के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 15 दिनों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार कम हुए हैं। रविवार को जो आंकड़ा है वो 1000 से कम आया था और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.25% रहा था। इसीलिए दिल्ली सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि अब धीरे धीरे दिल्ली को अनलॉक किया जाए और हम देख ये भी सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में 7 तारीख के बाद हो सकता है कि जो मेट्रो है वो एक बार फिर से शुरू हो जाए। संख्या यात्रियों की लिमिटेड की जा सकती है, 50% हो सकता है कि जो यात्री है उनके साथ मेट्रो की सेवा एक बार शुरू हो जाए और जो बाकी वाहन है उनके भी एक बार रिस्ट्रिक्टेड संख्या के साथ, चाहे वो बसेस हो या बाकी और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन है वो भी एक बार शुरू हो सकते हैं लोगों के लिए। और जो दफ्तर है वहाँ पर भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एक एक चरणबद्ध तरीके से दिल्ली को अनलॉक करने की जो प्रक्रिया है वो आज शुरू हो गई है। एक जो मांग हमने आज देखी
फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनका ये कहना है कि दिल्ली में कमोबेश जो छोटी बड़ी 1 लाख से ज़्यादा यूनिट हैं और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग काम करते हैं और सबसे अहम ये हो जाता है कि जब ये लोग आएंगे और काम करेंगे तो उनको वैक्सीनेट किया जाए। इसीलिए जो अलग अलग एसोसिएशन के लोग हैं उनका ये कहना है कि वो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए वैक्सीन का खर्च उठाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जल्दी से जल्दी उन्हें वैक्सीनेट करे जिससे कि कोरोना संक्रमण फैलने के जो चांस है उसको कम कर दिया जाए। जो प्रोटोकॉल है उसका पालन दिल्ली में किया जा रहा है। जब फैक्ट्रियाँ खुली हैं तो जितने भी लोग काम करने आ रहे हैं उनको सबसे पहले सैनिटाइज़ किया जा रहा है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसे सैनिटाइज़ किया गया है, मास्क पहनकर लोग काम कर रहे हैं, शिफ्ट्स में डिवाइड किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग फैक्ट्रियों के अंदर भी नज़र आए इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। जी रूफिया बने रही हमारे साथ। राजीव रंजन मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाया गया है, अवधि को बढ़ाया गया है राजीव, लेकिन महाराष्ट्र में भी जो कमर्शियल एक्टिविटीज है, दुकानों के खुलने का वक्त है, उसमें थोड़ी ढील है। आदित्य, साफ है जिस तरीके से देखा गया है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की जो अवधि है वो 15 जून तक की गई है, लेकिन साथ साथ एक चीज रियायत जरूर दी गई है कि जो एसेंशियल सर्विसेज थे जो 11 बजे के बाद बंद हो जाते थे अब उसे 2 बजे तक खोला गया है। यानी जो 11 बजे तक मुंबई के महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो कर्फ्यू सदृश मंजर हो जाता था, अब वो 2 बजे तक लोग अपने एसेंशियल सर्विसेज के सामान या जो ज़रूरी सामान है वो खरीद सकेंगे और उसके दुकान भी खुले रहेंगे। जो मेडिकल हॉस्पिटल्स के दुकान थे वो 2 बजे तक खुले रहेंगे। फिलहाल जैसे मेरे बाईं तरफ जो मेडिकल की दुकान है वो लगभग अब 2 बजे तक खुलेगी, पहले ये 11 बजे के बाद बंद कर दिया जाए। यानी मेडिकल तो 24 घंटे थी, लेकिन इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज थे उसके वो 2 बजे तक खोला जाएगा। इसके अलावा एक बात और रखी गई है कि जिस तरीके से जहां कोरोना संक्रमण की जो संख्या, जो रिकवरी रेट है 10% से ज़्यादा है, इसके अलावा जो भी जो रेट्स हैं यानी 10% से कम है, ज़्यादा है, तो वहाँ के जो जिलाधिकारी है वो निर्णय ले सकते हैं कि उन इलाकों में नॉन एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को किस तरीके से खोला जाए। यानी नॉन एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को भी 2 बजे तक खोला जाए या ना, ये जिलाधिकारी का निर्णय होगा। यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक तरह से अनलॉक की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। हालांकि 15 तारीख तक सरकार की तरफ से घोषित है कि लॉकडाउन रहेगा, केवल और केवल एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें जो हैं वो 2 बजे तक खुले रहेंगी, नॉन एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें वो बंद रहेंगी। लेकिन इसमें एक रियायत इस तरीके से दी गई है कि ये जिलाधिकारी के ऊपर निर्णय रहेगा कि उनके जिला में अगर कोरोना संक्रमण की संख्या ज़्यादा है तो वो नॉन एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को भी बंद रखें और एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें केवल 2 बजे तक खोला रखें। यानी इसके अलावा जो टेस्ट एंड ट्रेसिंग और बाकी जो वैक्सीनेशन है उस ड्राइव को भी जी राजीव आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल मिश्रा का रुख करेंगे अब हम, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, हम उत्तराखंड की जब बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में भी लॉकडाउन की अवधि तो बढ़ी है, लेकिन रियायतों को लेकर इस वक्त क्या जानकारी है? देखिए अदिति, उत्तराखंड की भी यदि बात किया जाए, क्योंकि सबसे पहले हमें केसेस को देखना होगा। जिस तरीके से उत्तराखंड में 10,000 के करीब में केस आ रहा था अभी कुछ हफ्ते, यदि 1.5 हफ्ते पहले की हम बात करें, उसके बाद धीरे धीरे उसमें गिरावट आई। कल का ही आंकड़ा यदि आप देखें तो तकरीबन 1300 के नीचे पूरे प्रदेश में आंकड़ा आया और देहरादून की यदि हम बात कर रहे हैं तो 300 के पास में केवल आंकड़े रहे थे, जो कि देहरादून में तकरीबन 3000 से ऊपर आंकड़े आ रहे थे। तो इसमें कमी आई है। कोविड कर्फ्यू जो यहाँ पे लगाया गया था उसमें कमी आई और उसके बाद सरकार ने जो कोविड कर्फ्यू है इसको बढ़ाया है। 8 तारीख की सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू है, लेकिन इस बार कई रियायतें इसमें दी गई हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि पिछली जो कोविड कर्फ्यू जो भी लगाया गया था उसमें केवल एक दिन जो जनरल स्टोर्स की दुकानें, जो राशन की दुकानें हैं, एक दिन केवल खुलती थी, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर के और 11 बजे तक उनको अनुमति दी जाती थी खोलने की। लेकिन इस बार रियायतें दी गई हैं। इस बार 1 तारीख और 5 तारीख 2 दिन राशन की दुकानें खुलेंगी और राशन की दुकानों के साथ साथ में स्टेशनरी, जो बुक स्टोर हैं, स्टेशनरी हैं, ये सभी भी खोली जाएंगी। इनके भी टाइमिंग लेकिन वेरिएशन है। 1 तारीख को राशन की दुकानें जो खुलेंगी वो 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक राशन की दुकानें यहाँ खोली जाएंगी। 5 तारीख को भी 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक खोली जाएगी।
उसके साथ जो स्टेशनरी की दुकानें 8 बजे से लेकर 12 बजे तक केवल खुली रहेंगी और 5 तारीख को भी 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खुली रहेंगी। उसके अलावा तो ये कहा जाए कि धीरे धीरे केवल फेस आउट करके तरीके से इसको अनलॉक की प्रक्रिया पे जा रहे हैं, क्योंकि केसेस यहाँ पे लगातार कम आते जा रहे हैं। आपको यदि हम देहरादून या उत्तराखंड की पूरे बात करें। दूसरी बात एक और चीज़ है कि अनावश्यक आवाजाही सीधे तौर पे प्रतिबंध है। यहाँ पर एक और कड़ाई है, यदि आप बाहर निकलते हैं, मास्क नहीं लगाए हैं और अनावश्यक तरीके से यदि आप बाहर निकल रहे हैं, तो भ्रमण करने वाले लोगों को पुलिस यहाँ पे पकड़ भी रही है और पकड़ने के बाद उनका एंटीजन टेस्ट कराती है। तो सभी को एंटीजन टेस्ट कराती है जिनके पास वैलिड रीजन नहीं है, और वैलिड रीजन नहीं है तो उनका एंटीजन टेस्ट होता है। एंटीजन टेस्ट करा करके और उनको यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें निकट के कोविड सेंटर भेज दिया जाता है। नहीं तो यदि अपने जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली से रूफी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और राजीव भी हमें मुंबई से दे रहे थे किस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया पर जानकारी, उसके लिए भी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। संक्रमितों की संख्या में आ रही कमी के बाद सरकार अब अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन उदयपुर में लोग अभी से ही लापरवाही कर रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू के दिन भी शहर की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। जी मीडिया संवाददाता अविनाश की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण लगातार अब कम हो रहा है। कल 107 मरीज सामने आए और 2699 संदिग्धों की जांच की थी। सरकार भी अब अनलॉक प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रही है और यही कारण है कि अब सरकार चाहती है कि धीरे धीरे छूट दी जाए ताकि आम जनजीवन सामान्य हो सके। लेकिन दूसरी तरफ हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लोगों के लापरवाही की, वो मैं अभी सूरजपोल चौराहे पे दिखा रहा हूँ कि वीकेंड कर्फ्यू है और आज तीसरा दिन है, और जिस तरह से चौराहे पर वाहनों का आवागमन हो रहा है, ऐसे में ये लापरवाही जो है कहीं ना कहीं अनलॉक की तरफ बढ़ रहे उदयपुर शहर और राजस्थान के लिए जो है वो घातक हो सकती है। हालांकि तमाम चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात हैं, वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। लोग कम से कम घरों से बाहर निकले, और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे कड़ी पूछताछ भी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू का तीसरा दिन सोमवार, और जिस तरह से वाहनों की संख्या शहर की सड़कों पर देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। आप देखिए सूरजपोल चौराहे पे लगातार यहाँ पर वाहन जो है वो आ रहे जा रहे हैं। तमाम दुकानें प्रतिष्ठान आज बंद हैं। बावजूद उसके जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, यह लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। और अनलॉक की तरफ बढ़ रहे राजस्थान में ये अगर लोगों की लापरवाही इसी तरह से जारी रही तो कहीं ना कहीं अनलॉक के बाद ये जो संक्रमण है फिर से फैलेगा। और ये तस्वीरें जो हम लगातार अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान आप घरों में रहें ताकि संक्रमण पूरी तरह से ख़त्म हो चुके, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी संख्या कम हुई है। ऐसे में ज़रूरत है कि तमाम लोग जो है वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और साथ ही जो लगातार कम हो रही संख्या है उसको और कम किया जा सके। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। तो अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं अलग अलग राज्य, लेकिन जरूरत है संयम बरतने की, क्योंकि संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.